Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography Optional and we are discussing Geomorphology which is Module 2 of our series. इससे पहले हम लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने साइकिल्स सारी थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आज हम जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जियोग्राफी सब्जेक्ट, बट एग्ज़ाम के अंदर अभी तक 40 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बट जो भी पूछे गए हैं सब रिपीटेड हैं। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं सिर्फ 3-4 पूछे गए तो हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीज़न है ये आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्या होगा, आप लोग इसको पेपर 2 और पेपर 1 के मैक्सिमम टॉपिक्स में यूज़ करके आ सकते हो। जैसे हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन सारी पढ़ी थी, चाहे एलसी किंग की हो, चाहे हम लोगों के डेविस की हो, चाहे पेंग की हो। क्या है, डेविस ने जब साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बात की थी उसके बाद ही वो उसी के साथ में स्लोप डेवलपमेंट के बारे में भी बात करने लगे थे। दैट मीन्स लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर स्लोप डेवलपमेंट बिग रोल अदा करता है इस चीज़ में, इसीलिए हम लोग स्लोप डेवलपमेंट देख रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में कि क्या सिलेबस है, इसीलिए अपन लोग कर रहे हैं और कितने बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? तो ऐसा नहीं है कि अगर ये एग्ज़ाम के अंदर जाना नहीं आया तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के फ्यूचर कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इस टॉपिक में क्या है, मैं ज़्यादातर मॉडल्स कराऊंगा। मॉडल्स कराने से पहले थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद सीधा मैं आऊँगा मॉडल्स पे बाय डेविस, बाय किंग, पेंक एंड वुड। ठीक है, इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आ गए तो भाई स्किप भी कर देना उन चीज़ों को। तो अपन सिर्फ ये 4 मॉडल्स देखेंगे कि जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो इसीलिए आज मैं केवल कराने वाला हूँ डेविस के मॉडल तक, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक्स है। उसके बाद जो 3 जो मॉडल्स बचेंगे वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसीलिए मैंने इसको जो टॉपिक का नाम रखा है वो 17A नाम रखा है, ना कि ओनली 17। ठीक है, ये क्लास 28 है। देखो आज का टॉपिक स्लोप डेवलपमेंट। तो पहले अपन थोड़े से समझेंगे बेसिक्स के बारे में। देखो सिलेबस देख लो, जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हम लोगों का चल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैंने इसको येलो हाईलाइट क्यों नहीं किया है। इरोजन सरफेस जो है वो मैं अलग अलग टॉपिक्स के साथ साथ इसको इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने जब साइकिल्स पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने इरोजन सरफेसेस देख लिए थे। अब जब हम चैनल मॉर्फोलॉजी और डेनुडेशन प्रोसेस देखेंगे उस टाइम पे हम लोग इरोजन सरफेसेस इसके साथ कवर कर लेंगे। इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है कि भाई ये अभी हम लोगों का रनिंग टॉपिक है। जो हम लोगों का मेन जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है स्लोप डेवलपमेंट। सिलेबस में दिया हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू के अंदर अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन ये और 5th क्वेश्चन ये है। ये आप देख रहे हो कि ये मैंने कट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, देखो रिपीटेड बार बार क्या चीज़ें आ रही हैं कि देखो डेविस और पेंक का मॉडल, और इसके बाद फिर से स्लोप डेवलपमेंट एलसी किंग का मॉडल, फिर किंग का मॉडल पेरिप्लेनेशन में। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन आया, नॉलेज ऑफ द स्लोप एनालिसिस हैज़ अ लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन द स्लोप मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो ये तीनों चारों जितने भी हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे उससे हो जाएगा। बट इसमें देखो एक अलग टाइप का आ गया है, बोश और हेल्डंग। बोश और हेल्डंग ये कब आया था, 2012 में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आया। दैट मीन्स इट इज़ अ रैंडम टॉपिक। रैंडम, कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था इसका कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आया। भाई देखो एग्जामिनर है, उसका मूड कब बदल जाए क्या आ जाए कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई अगर ये एक बार आ गया तो मैं इसको करूँगा, क्योंकि हम लोगों का क्या है ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और अगर आती भी है तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एलसी किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, डेविस आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, डेविस पेंक यही है। उसके अलावा और क्या पूछेंगे बार बार, जितना हम लोग मटेरियल करेंगे उतना कर लेंगे। तो बस ये वाला क्वेश्चन बंद करके जो 4 क्वेश्चन आए इसी हिसाब से हम लोग अपने का मटेरियल तैयार करेंगे कि भाई हम लोगों के इतने पेजेस तैयार हो जाएं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग आंसर लिख पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्लोप डेवलपमेंट से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे कि सबसे पहली बात, अब जब बोल रहे हैं कि स्लोप डेवलपमेंट तो ये स्लोप है क्या, है कि नहीं है। तो डिफाइन अगर इसको करोगे कभी भी अगर बात आएगी तो क्या होगी, स्लोप इज अ कर्व्ड और अ इंक्लाइंड सरफेस। ये एक कर्व्ड सरफेस होगा या इंक्लाइंड सरफेसेस होगा जिससे हम लोगों की लैंड फॉर्म की बाउंड्री को क्या कर पा रहे हैं, फॉर्म हो रही है इस चीज़ से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक लैंड फॉर्म है एक इस पर, ठीक है,
ये मेरा क्या है, लैंडफॉर्म है, इसका सी लेवल कुछ हो सकता है, और थोड़ा सा उठकर एक और लैंडफॉर्म आ गया। समझ में आया ना। अब अगर ये मेरा लैंडफॉर्म आ गया, दैट मीन्स अब इसको इससे अलग क्या चीज़ कर रही है, वो ये वाली लाइन कर रही है ना, तो ये लाइन ही हम लोगों की क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी। अब ये लाइन कैसी हो सकती है, या तो ये कर्व हो सकती है, दैट मीन्स या तो ये कर्व हो सकती है ऐसी, या फिर ऐसी, या इंक्लाइन हो सकती है। और किस तरीके से होगी, ऐसी तो हो सकती है, या फिर स्टेप में हो सकती है। दैट मीन्स अगर आपका सरफेस को कोई भी बाउंड्री, सरफेस की कोई भी बाउंड्री अगर आपकी बन रही है, वो किस फॉर्म में हो सकती है, या तो कर्व फॉर्म में हो सकती है, या इंक्लाइंड फॉर्म में हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ये अब ये बनता किस चीज़ से है इसका, अगर जैसे अभी स्टार्टिंग में तो जब मेरा अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा था, जब हम इससे पहले जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं, हम लोग देखते हैं कि या तो अपलिफ्टमेंट अगर हो गया, इसका अपलिफ्टमेंट अगर हो रहा है तो उसके कारण इसका शेप इस तरीके से बनेगा। अगर इरोजन हो गया तो इसका शेप इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। अगर इसमें मास वेस्टिंग हो गई तो भी आपका शेप इस तरीके से बनेगा। वेदरिंग हो गई, घस गया ये, तो भी उस तरीके से बनेगा। दैट मीन्स उसकी जो शेप जो चेंज होगा वो या तो वेदरिंग या इरोजन, मास वेस्टिंग या टेक्टोनिक्स के कारण चेंज होगा। समझ में आई ना। स्लोप, स्लोप तो आपको पता है, नॉर्मली वैसे भी पता है कि झुकी हुई चीज को अपन लोग स्लोप बोलते हैं। तो अगर अपन ज्योग्राफी में बात करें तो हिल स्लोप के अंदर, हिल के साइड के अंदर हम लोगों को काफी स्लोप्स दिखाई देते हैं। जो स्लोप को क्या बोलेंगे, कर्व्ड इंक्लाइन सरफेस, तो सरफेस ही ना, कर्व्ड भी हो या फिर इंक्लाइन हो, ठीक है, कर्व्ड हो या इंक्लाइन सरफेस हो, जो कि फॉर्म करता है बाउंड्री ऑफ लैंडफॉर्म को, जो कि शेप कर हो रही है किसके कारण, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग और टेक्टोनिक्स के कारण। ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक, मतलब अपलिफ्ट, रिप्रेजेंट करती है इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक मतलब अपलिफ्ट और एक्सोजेनेटिक मतलब डेन्यूडेशन प्रोसेस को। दैट मीन्स ये दोनों साथ में ही तो होंगी। मान लो अपलिफ्ट होगा तभी तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, उसके बाद जब डेन्यूडेशन होगी तो उसके बाद शेप बनेगा इसका, चाहे वो कॉनकेव बन सकता है, कॉन्वेक्स बन सकता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ किस किस टाइप के स्लोप होते हैं। समझ में आने वाली बात। अब देखो स्लोप का क्लासीफाई अगर करेंगे तो देखो अलग अलग बेस पे अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बेस शेप, कैसा शेप है, समझ में आया ना, कि कैसा कौन सा फॉर्म है, क्या शेप है उसका, उस हिसाब से अपन इसको स्लोप्स को क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर शेप के बेस पर करोगे तो 3 टाइप के अपने क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं। पहला कॉन्वेक्स, दूसरा स्ट्रेट, थर्ड कॉनकेव। अब देखो कॉन्वेक्स मतलब आपको पता होगा, कॉन्वेक्स का मतलब होता है इस टाइप की चीज, मतलब ऊपर से उभरी हुई और इस तरीके से। स्ट्रेट कैसा होगा, बिल्कुल या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, है कि नहीं। कॉनकेव कैसा होगा, इस तरीके की कोई चीज। समझ में आई ना। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि कॉन्वेक्स जो होता है वो टॉप पर तो स्टीप होता है, टॉप पर क्या होता है, स्टीप होता है एकदम से, आप यहाँ पर क्या चढ़ोगे, और जेंटल होता है बेस पर, और जो नीचे का हिस्सा जो होगा वहां पर जेंटल होगा। तो देखो जैसे ये कॉन्वेक्सिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला इलाका कैसा हो गया, देखो यहाँ पे स्टीप हो गया ये वाला इलाका, ये क्या हो गया मेरा जेंटल हो गया। समझ में आया। दूसरा स्ट्रेट मतलब रेक्टिलीनियर, स्ट्रेट या फिर इसको बोल सकते हैं रेक्टिलीनियर। दैट मीन्स जो ग्रेडियंट होगा ना ट्रफ का वो यूनिफॉर्म होगा। दैट मीन्स ये वाला इलाका यूनिफॉर्म ही तो है, ना तो ग्रेडियंट में चेंजेस आए हैं, ना वो ना ऐसे चेंजेस आए हैं ना ऐसे चेंजेस आए हैं, वो सिर्फ इस तरीके से यूनिफॉर्म है, तो बस वही रेक्टिलीनियर कहलाता है। और अगला है कॉनकेव, मतलब टॉप, अब उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था, कॉन्वेक्स में स्टीप था टॉप पर, जेंटल था बेस पर, इसमें क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा टॉप पर, स्टीप हो जाएगा बेस पर, तो बस वही हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा टॉप पर और स्टीप हो जाएगा बेस पर, तो ये हो जाएगा अपना का, है कि नहीं। तीनों समझ में आ गए नहीं वाली बात क्लासिफिकेशन में। तो बस बेस्ड ऑन, अब ये चीज दिमाग में रखना है क्योंकि हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके का है। अगला अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स के बेस पे अपन लोग कर लेंगे। जैसे इसको मैक्सिमम डेविस ने इस तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करी थी। फॉर एग्जांपल सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी, सुमिटल मतलब, सुमित का मतलब क्या होता है, पीक, जो अपनी पीक होती है उसको अपन सुमिट बोलते हैं, है ना। तो सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो फर्स्ट जो दिख रहा है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी। इसमें क्या हो जाएगा, राउंडेड क्रेस्ट है, फॉर्म किसके द्वारा होता है, अब ये वाला जो क्रेस्ट है वो राउंडेड हो जाएगा, किसके कारण राउंड हो रहा है, ये वेदरिंग के कारण या फिर रेन वॉश के कारण। अगर यहाँ पे वही चीज पड़ती रहेगी तो वो चीज गोल नहीं होती जाएगी धीरे धीरे। अगर मेरी इस तरह की कोई चीज है तो ये घिस घिस के ये राउंडेड नहीं होती चली जाएगी। तो वही चीज है कि वेदरिंग और रेन वॉश के कारण ये क्या हो जाएगी, राउंडेड हो जाएगी। सेकेंड इज
फ्री फेस मतलब क्लिफ बोलते हैं इसको। क्लिफ मतलब बिल्कुल इस तरीके से, ये वाली ये हुई क्लिफ, आप इस पर चढ़ रहे बोलते हैं क्लिफ पर चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक्सपोज्ड रॉक सरफेस, बिल्कुल रॉक सरफेस है, एक्सपोज हो रहा है, रिजल्ट ऑफ द इरोजन एंड द मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन के कारण ये वाली चीज हो गई आप लोगों का। नाउ रेक्टिलिनियर एलिमेंट, अब रेक्टिलिनियर मतलब इस तरीके से, मतलब डेबरी स्लोप जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट स्लोप कवर्ड बाय द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ये वाला जो स्लोप है ये किससे कवर होगा, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल से कवर होगा। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ कॉनकेव एलिमेंट्स मतलब वेनिंग स्लोप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेनिंग स्लोप बोलते हैं, ये वाला बेस पर है ना ये, तो लोअर स्लोप जेंटलर ड्यू टू दी डिपोजिशन, लोअर स्लोप जो होगा डिपोजिशन के कारण क्या होगा, जेंटल हो जाएगा। तो बस वही हो गया एलिमेंट सेगमेंट ऑफ द हिल स्लोप, इस तरीके का आप डायग्राम बना के आया ना, और डेविस के अंदर आप ये वाली चीज लिख के आ सकते हो डायरेक्ट, जब डेविस वाला लिखोगे तो। अगला है बेस्ड ऑन प्रोसेस या ओरिजिन, ओरिजिन या प्रोसेस के कारण जो बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल पहला है स्ट्रक्चरल स्लोप, दैट मींस ये किससे कंट्रोल होगा, लिथोलॉजी से कंट्रोल होगा, क्यूस्टास और हॉगवैक्स, है कि नहीं। प्रोसेस कौन सी लगेगी, स्ट्रक्चरल स्लोप बनाने के लिए लिथोलॉजी प्रोसेस लगेगी, तो आप लोगों को क्या बन गया, स्ट्रक्चरल स्लोप बन गया। ऐसे इरोजनल स्लोप क्या होंगे, जो कि कार्व होंगे किसके द्वारा, रिवर और ग्लेशियर के कारण, कार्व आउट हो जाएगी पूरी पूरी। अगला होगा, अब देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, इरोजन हो गया, उसके बाद बचा क्या, इरोजन के बाद क्या होगा, डिपोजिट होगी चीजें, तो डिपोजिशनल स्लोप बोलेंगे, तो एल्यूवियल फैन और स्क्रीप के कारण डिपोजिट हो जाएगा। मतलब कोई भी स्लोप है किसी भी बन जाए, मतलब पहले से कोई चीज बनी हुई है उसका इरोजन हो गया, वो कट जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज डिपोजिटेड मटेरियल हो गया तो इस तरीके से डिपोजिट भी होती चली जाएगी, तो इस तरीके से बनता जाएगा। तो बस अब देखो, अगर इसको अगर बात करें स्लोप्स को, तो अगर ये आरजे स्मॉल ने 1970s में अलग अलग टाइप के स्लोप्स के बारे में बताया था। चाहो तो ये वाली चीज कर लो, चाहे ये वाली चीज कर लो। अब देखो नॉर्मली ये वाला जो इलाका है, ये देखो ये, अब देखो ये अपना स्लोप बना तो क्या हो गया, ये सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स बन गया है ना, यहाँ पर कॉनकेव बन गया, ये रेक्टिलिनियर सेक्शन हो गया, तो ये वाला पहली चीज हो गई। अगर इसमें मैं और ज़्यादा जाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी हो गया, रेक्टिलिनियर सेक्शन जो हो गया, अगर मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेट कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, फ्री फेस बनेगा। अब फ्री फेस बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ी होता है, तो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, तो बस वो होगा रेजिस्टेंट स्ट्रैटम होता है इसको। फिर दोबारा से चाहो तो रेक्टिलिनियर सेक्शन हो सकता है, फिर फ्री फेस बन जाएगा, फिर रेक्टिलिनियर सेक्शन बन जाएगा और बासल कन्वेक्स बन जाएगी। इस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं। अब रेक्टिलिनियर के ऊपर मेरा क्या होगा, काफ़ी जो बोल्डर्स वगैरह होंगे, जितना भी रेसिड्यूज होंगे वो वहाँ पे आ सकती है ये चीज़ें, और जो सबसे नीचे का इलाका होगा वहाँ पर मेरे क्या होंगे, पेडिमेंट्स होंगे, है कि नहीं। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर पेडिमेंट्स हो गए, यहाँ पर मेरे बोल्डर्स वगैरह आ गए, ये फ्री फेस हो ही गया, ये सॉइल हो गई, और ये मेरे क्या हो गए, एलुवियम हो गए। इस तरीके से बना दी इन लोगों ने। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एग्जाम में बना के सकते हो, अगर पूछा जाए तो। अगर नहीं पूछा जाए और स्लोप से रिलेटेड अगर कोई भी लाइन लिख के आ रहे हो तो ये आप सेव बना के आ सकते हो। समझ में आया। अब अप्रोचेस क्या होंगे अपने स्टडी के, जो स्लोप डेवलपमेंट जो अपन लोग कर रहे हैं उसके अपन स्टडी करें तो अप्रोचेस देखने पड़ेंगे ना। तो अप्रोचेस कौन कौन से होंगे, पहला अप्रोच है मोर्फोग्राफिक अप्रोच, मतलब मोर्फोग्राफिक अप्रोच, मोर्फ मतलब वही शेप किस तरीके से चीजें बनाए, मोर्फ का मतलब ही तो होता है शेप किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं मोर्फोग्राफिक अप्रोच। दैट मीन्स हम लोगों को इसको सिर्फ स्टडी करना है, इसका मतलब ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, इसकी हम लोग कोई भी क्या करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन इसमें यूज नहीं होगी। तो मोर्फोग्राफिक अप्रोच क्या होते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, स्टडी करता है स्लोप को किसके द्वारा, आउटर शेप के द्वारा, मतलब मोर्फोलॉजी होगी ना, आउटर शेप जो होगा उसकी स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मोर्फोग्राफिक अप्रोच बोल रहे हैं। तो आउटर शेप के अपन लोगों ने स्टडी कर ली। दैट मीन्स शेप कैसा होगा आप लोगों का, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, रेक्टिलिनियर होगा, और किस तरीके के शेप होंगे। तो बस वही चीज है, जैसे इसमें क्या किया, बार बार यही तो किया है, जैसे कॉन्वेक्स किया, रेक्टिलिनियर किया, कॉन्वेकेव किया, तो ये क्या हो गया अपना मोर्फोलॉजिकल अप्रोच हो गए। स्टार्टिंग पे इस चीज को ज्यादातर जो किसने यूज किया था, डेविस ने किया था, क्योंकि डेविस का काम क्या था, सिर्फ मोर्फोग्राफिक अप्रोच पर वर्क करना। ठीक है, नाउ ये हेल्प करता है आप लोगों को बिल्कुल सिंपल स्लो प्रोफाइल या डायग्राम में, ठीक है, बट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये प्रोसेस को तो इग्नोर ही मार रहा है ना। इसने सिर्फ ये देखा कि भाई इस तरीके के शेप है, साइज है, बस वो पन्ना है उसकी डिस्क्राइब कर दिया इस चीज को, बस हो गया। बट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ गई इसमें से, क्योंकि कौन कौन सी प्रोसेस इसमें लग रही है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, नहीं बात की इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड है। बट हाँ,
बहुत सिंपल है कि आप स्लोप प्रोफाइल बना के तैयार कर पाओ इस चीज से। डायग्राम अगर आपको बनाने किसी इलाके के तो इस तरीके से बन सकते हैं, समझ में आए ना। अगला है मोर्फोमेट्रिक, याद रखना ये क्या था, मोर्फोग्राफिक। ग्राफिक का मतलब क्या हो गया, ग्राफ। अगर कई लोगों, जिन लोगों को पता करना है तो सिंपल, मोर्फो का मतलब क्या होता है आप लोगों का शेप, और ग्राफ का मतलब होता है बनाना, मतलब ड्रॉ करना, है ना। तो ग्राफिक मतलब रिप्रेजेंट करना, विजुअली रिप्रेजेंट करना। तो अब इसमें अब मैट्रिक का, अब वही चीज है कि इसको भी अपन शेप को क्या करें, मैट्रिक। मैट्रिक मतलब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाएंगे। क्वांटिटेटिव मतलब मेजरमेंट करेंगे, इसके अंदर अपन पूरा मेजर करेंगे इस चीज को कि कितना एंगल है, क्या ग्रेडियंट है, कितनी लेंथ है, क्या कर्वेचर है उसका। तो अपन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स अपने इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो बस वही चीज है कि ये मेजर करता है स्लोप को, एंगल यूज कर देखता है, ग्रेडियंट देखता है, लेंथ देखता है, कर्वेचर देखता है, और ऑब्जेक्टिविटी को ब्रिंग करता है। स्लोप का है जो है एक्सप्रेस किया जाएगा नंबर, ग्राफ और मैप्स में। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस चीज़ों को कर लोगे तो ग्राफ्स भी बता सकते हो, मैप्स भी बता सकते हो, नंबर्स भी बता सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। वाइड ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी में। जैसे आप लोग GIS टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, वहाँ पर ही तो यूज़ करोगे, क्योंकि अब क्या हुआ, कैलकुलेशन आ गई ना उसके अंदर। ये क्या करता है, स्लोप स्टेबिलिटी को स्टडी करने में हेल्प करता है, और लैंडस्लाइड हैजार्ड्स जो होंगे उसकी मैपिंग करने में भी आसानी होती है। कि उनको पता है कि भाई अगर मेरा स्लोप की स्टीपनेस इतनी एंगल पर है तो मेरी हैजार्ड आने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर अगर मेरा स्लोप जो है वो अगर मेरा थोड़ा सा कम है तो दैट मीन्स मेरे हैजार्ड थोड़े से कम आएंगे, है कि नहीं है। तो वह चीज़ हो गई। थर्ड इज जेनेटिक अप्रोच। जेनेटिक अप्रोच इन द सेंस, जेनेटिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस बेस्ड अप्रोच होगा। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि स्लोप को, कि इसका ओरिजिन क्या है और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो उस अप्रोच से अपन लोग इसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेविस ने स्लोप डिक्लाइन थ्योरी दी थी, जिसमें स्लोप जो है वो जेंटल होता चला जा रहा है इरोजन के कारण। क्या था, डेविस ने अप्रोच दिया कि भाई अपना जो है डाउन वेस्टिंग होती है। अगर इस तरीके से कोई चीज़ होगी, डाउन वेस्टिंग मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसका शेप जो होगा चेंज होता चला जाएगा। तो उसने बोला कि जो इरोजन हो रहा है उसके कारण ये जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, एक तो डिक्लाइन होगा, ऊपर से जो होगा स्लोप जो होगा वो जेंटल होता चला जाएगा, है कि नहीं, इरोजन के साथ। सेकंड इज पेंक। पेंक ने बोला स्लोप रिप्लेसमेंट या पैरेलल रिट्रीट। दैट मीन्स अगर मेरी इस तरीके से कोई चीज़ बनी हुई है तो वो क्या होगा, वो मेरा पैरेलली रिट्रीट करेगा। तो इसका मतलब जब ऊपर से ना करके बैक वेस्टिंग करेगा, क्या करेगा, बैक वेस्टिंग करेगा। इसका मतलब इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से इसका जो स्लोप होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब मेरी जो साइड्स हैं वो स्टीप ही रहेंगी, मतलब ये वाली जो स्लोप है वो स्टीप रहेगा, बट वो जो है पीछे की तरफ वो अपन को खिसकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया। तो वो हो गई पेंक की बात। ये यूजफुल है क्योंकि ये कनेक्ट करता है स्लोप फॉर्म टू द इरोजन, अपलिफ्ट और टाइम को, बट ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है बीइंग टू थ्योरेटिकल। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है ये चीज़ है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज डायनामिक या फंक्शनल अप्रोच। डायनामिक या फंक्शनल अप्रोच। अब ये क्या होगा, डायनामिक मतलब अभी भी चल रहा है फंक्शन में, तो ये हो गया मॉडर्न अप्रोच। जो 1950s के बाद अपन लोगों ने जो अप्रोचेस लिए हैं वो हो गए मॉडर्न अप्रोच। जैसे ये देखता है स्लोप एज ऑलवेज एडजस्टिंग टू द बैलेंस इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि स्लोप जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बैलेंस करने की कोशिश करता है एनर्जी, इरोजन, वेदरिंग और मटेरियल स्टडी को, है कि नहीं है। मतलब कितनी एनर्जी के साथ हो रहा है, इरोजन कैसा हो रहा है, वेदरिंग क्या लग रहा है, मटेरियल सप्लाई कैसा हो रहा है। तो इस चीज़ से क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा स्लोप। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का अगर स्टीप स्लोप है और यहाँ पर मेरी कोई भी रिवर फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, वाटर की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हमेशा उसको इक्विलिब्रियम में लाएगा ना, कि भाई इसको क्या करेगा, इरोड करता चला जाएगा, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण इरोड करता चला जाएगा। और वो तब तक इरोड होता जाएगा, इक्विलिब्रियम तब तक नहीं आएगा जब तक वो बेस लेवल में पहुंचने की कोशिश ना करे। तो बस वही चीज़ है, वो हमेशा एडजस्ट करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एग्जाम्पल के तौर पे हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल अगर देखोगे तो स्लोप जो होगा इवॉल्व होगा कंटिन्यूअसली, नॉट इन अ फिक्स्ड स्टेज। वो जो स्लोप जो है वो आपका कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, ना कि फिक्स्ड स्टेज में। जैसे कि डेविस ने बोला कि भाई फिक्स्ड स्टेज होती है यूथ, बिचोरी और ओल्ड वाली बात नहीं है। तो अब जो डायनेमिक में क्या बोल रहे हैं, नहीं, वो अभी भी इवॉल्व कंटिन्यूअसली
हो रहा है। यूजफुल, अब आप क्या बोलोगे भाई, अब मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा? नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो एग्जाम में पूछा है। हाँ, अगर मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा आधा पेज इसके लिए जरूरी है, तो जैसे मैं कल का जो लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं आधा पेज इसका जोड़ दूंगा, कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है। यूजफुल इन द प्रेजेंट स्टडीज लाइक रिवर बेसिन मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन द स्लोप, है कि नहीं? रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो स्लोप के ऊपर हो रहा है उसकी तो स्टडी करने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि डायनामिक और फंक्शनल अप्रोच है। अब अगर एग्जाम के अंदर आप लोग फ्लो चार्ट बना के आओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। अप्रोचेस कौन कौन से हो गए? मोर्फोग्राफिक, मोर्फोमेट्रिक, जेनेटिक, डायनामिक, है कि नहीं है? डायनेमिक मतलब इक्विलिब्रियम एग्जांपल हो गया, जेनेटिक मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो गया, मेजरमेंट बेस्ड हो गया, एंगल लेंथ कर्वेचर वाली, शेप बेस्ड हो गया, कॉन्वेक्स वाली। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो, फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। मॉडल्स ऑफ द स्लोप इवोल्यूशन अगला है इसके अंदर ही। मॉडल्स ऑफ द स्लोप इवोल्यूशन, कौन कौन से मॉडल्स अपन लोग बात करेंगे मेन, जो अपने सिलेबस के अंदर ज़्यादा रहा है, क्वेश्चन भी इसी से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, चाहे कोई भी मॉडल आपसे पूछ ले तो आप लोगों के पास एक इतना कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार होना चाहिए। इसलिए अपन को कुछ फैक्ट्स जो है वो साथ में लिखते जाओ रेडीमेड, जिससे अपन लोग एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये वाली लाइंस लिख के आएंगे। नाउ तो इसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्लोप एवोल्यूशन क्या है। ये की थीम है जियोमॉर्फोलॉजी की। एज ए स्लोप क्या है, जो रिफ्लेक्ट करता है इंटरेक्शन ऑफ अपलिफ्ट मतलब एंडोजेनेटिक फोर्स और डेन्यूडेशन मतलब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दोनों के इंटरेक्शन से क्या मिलके बनता है अपन लोगों का स्लोप इवॉल्व होता है। ओवर द टाइम, समय के साथ साथ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं उनने डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, जिससे एक्सप्लेन हो रहा है कि कैसे स्लोप डेवलप होता है और चेंज आते हैं उसके अंदर, है कि नहीं है? समय के साथ साथ तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जिससे अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग स्लोप के डेवलपमेंट को और उसके चेंजेस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये मॉडल जो है वो दिखा रहे हैं आप लोगों को शिफ्ट फ्रॉम दी डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये मॉडल्स आप लोगों को दिखा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव से लेके प्रोसेस बेस्ड से लेके डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक। मतलब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में जियोमॉर्फोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी है मतलब ज्योग्राफी की फुल स्टडी है किस तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले क्या था, डिस्क्रिप्शन मिलता था लेकिन कोई भी प्रोसेस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, पर उसके बाद से डायनामिक कंडीशन आने लगी। ऐसे ही इसमें भी स्लोप इवोल्यूशन भी मॉडल्स के स्लोप के मॉडल के जो इवोल्यूशन जो हुए हैं वो भी ऐसे ही हुए हैं कि सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मॉडल आया, उसके बाद प्रोसेस बेस्ड मॉडल आया, उसके बाद डायनामिक या इक्विलिब्रियम अप्रोचेस आना स्टार्ट हुए। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ जो मेन मॉडल्स हैं स्लोप एवोल्यूशन के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, इनमें से एक ही है जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे और वो भी थोड़ा सा उसका ले लेंगे। तो ये जो मॉडल्स हैं वो हैं अपन लोगों के डेविस, ठीक है, एक है डेविस जो सबसे पहले ही है। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी 1899 में इन्हें दी थी स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, पार्ट ऑफ ए साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन जब ये दे रहे थे ना उसी टाइम पे इनने क्या किया था, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी दे दी थी। ठीक है, स्लोप बिकम जेंटलर विथ टाइम, स्लोप जो होगा बट समय के साथ साथ जेंटल होता जाता है। जब हम लोगों ने जब साइकिल ऑफ इरोजन देखा था उसमें भी तो यही देख रहे थे कि धीरे धीरे क्या होता है, जेंटल फेज में चला जाता है। सेकेंड इज पेंक स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी 1924 में दी इनने। स्लोप रिट्रीट पैरेलल, मतलब इनने क्या बोला, पैरेलल रिट्रीट होता है। इनमें इनने क्या किया, ये होती है डाउन वेस्टिंग। मैं मेरे लास्ट पुराने वीडियोस में आप देखोगे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, डाउन वेस्टिंग और बैक वेस्टिंग। ठीक है, डाउन वेस्टिंग क्या होता है, आप लोगों का जो स्लोप होता है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, मतलब डाउन की तरफ जा रहा है। और इसमें जो होता है स्लोप रिट्रीट पैरेलल में होता है वो साइडवेज में आपका रिप्लेस होता चला जाता है स्लोप को, ठीक है, कब रिड्यूस होता चला जाता है। तो दैट मीन्स आप लोगों की जो डाउन वेस्टिंग है उसके अंदर हम लोगों का जो स्लोप होगा उसकी जो स्टीपनेस है, जो उसकी स्टीपनेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, और इसके अंदर जो स्टीपनेस है वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो उतनी की उतनी भी रह सकती है। क्योंकि और जब ये पीछे जब इस तरीके से ये साइड से काटेगा तो दैट मीन्स आप लोगों को ये फील होगा देखते हुए कि अरे ये तो पीछे की तरफ हट रहा है। चाहे आप इस फेस में देख लो चाहे इस फेस में देख लो, दोनों ऐसा लगेगा ना कि बैक पीछे की तरफ जा रहा है, तो वही है स्लोप रिट्रीट मतलब बैक वेस्टिंग। अपर पार्ट रिप्लेसेस बाय दी लोअर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होगा वो लोअर पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये तो कट गया ना, तो नीचे वाला पार्ट ही तो बचा, तो उसको रिप्लेस कर दिया। किंग का पेडिप्लेनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपन ज़्यादा देखेंगे उस पर। पेडिप्लेनेशन 1940s में आया। स्लोप रिट्रीट लीविंग द बिहाइंड पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेंट्स, है कि नहीं। स्लोप रिट्रीट जो है वो लीविंग बिहाइंड द पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेंट्स, पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन आप लोगों के बनाते हैं, इस तरीके से स्लोप रिट्रीट होता है इसके अंदर, ठीक है। वो भी, ये भी स्लोप रिप्लेसमेंट जैसी टाइप की चीज़ है, सीधा सीधा पेडिप्लेनेशन वाली, जिसमें पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये अपन लोग देखें। ए वुड जो है ये भी स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, 1950s में इन्होंने दिया था। इसको इलेबोरेट किया है आरजे स्मॉल ने 1970s में, याद रखना, मॉडर्न में चलेगा इस चीज़ को। तो स्लोप इवोल्यूशन जो होगा वो डिस्टिंक्ट सेगमेंट के साथ साथ इवॉल्व होगा, जैसे सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी, फ्री फेस, कांस्टेंट स्लोप, बेसल कन्वेक्टिविटी, वही ये वाला स्लोप, ये वाला इस तरीके से, ये हो गया सुमिटल, ये फ्री फेस, फिर कांस्टेंट स्लोप, फिर आप लोगों का कॉन्वेक्स, इस तरीके से आप लोगों के बन गए। तो ये बन गया आप लोगों का डायग्राम वहाँ पे। नाउ हैक है एक, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें 1960s में। स्लोप एडजस्ट करता है कंटिन्यूसली, बैलेंस बिटवीन द इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसकी कोई भी फिक्स स्टेज नहीं होती। मोटा मोटा समझ में आ गया। तो आप चाहो तो वहाँ पे इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। डेविस, पेंग, किंग, हैक, वुड। डेविस ने स्लोप डिक्लाइन थ्योरी के बारे में बात करी, पेंग ने स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में बात करी, किंग ने पेडिप्लेनेशन के बारे में बात करी, हैक ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, और ए वुड ने स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में बात की, ठीक है। चलो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो अभी तक बेसिक्स था पूरा का पूरा। अब क्या करेंगे, अब मेन है अपना डेविस का स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। मान लो अगर आप लोगों को 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, मतलब 15 नंबर 20 नंबर में आ जाए, तो आप इसको आराम से करके आ पाओगे। इस तरीके से मैंने बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा, बट इतना करवा रहा हूँ जितना आप लोगों को ज़रूरी हो। देखो वही है, डेविस ने 1899 में इसको दिया था, प्रपोज किया था, किसके साथ, साइकिल ऑफ इरोजन के साथ, जोग्राफिकल जर्नल 1899 में। इसको क्या बोल रहे हैं, डाउन वेस्टिंग मॉडल भी बोलते हैं, है कि नहीं है। मैंने बताया ना डाउन वेस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ये काटता जा रहा है। स्लोप लोअरिंग अकर मेनली बाय द वर्टिकल इरोजन, जो वर्टिकल इरोजन है उसके कारण ही जो स्लोप हो रहा है वो क्या हो रहा है आप लोगों का, लोअर हो रहा है। और वेदरिंग, वर्टिकल इरोजन कैसे बोलेंगे, इसको ही तो बोलेंगे, नीचे की तरफ ये जा रहा है वर्टिकल इरोजन, इस तरीके से। तो बस वही चीज़ हो गई, स्लोप जो होगा वो आप लोगों का लोअर हो रहा है, किसके कारण, वर्टिकल इरोजन के कारण और वेदरिंग के कारण, जिससे आप लोगों का स्लोप जो है इवॉल्व हो रहा है टॉप से लेके बॉटम की तरफ, ना कि साइड से। तो टॉप से लेके बॉटम की तरफ इवॉल्व हो रहा है। मान लो मेरा स्लोप ऐसा था, अब अगर मेरा धीरे धीरे इरोजन और वेदरिंग के कारण ये क्या हुआ, इवॉल्व होता चला जाएगा, और मेरा लास्ट पे स्लोप इस तरीके से बन जाएगा। ये मेरा पुराना स्लोप था, इसको काट दिया, तो ये मेरा जेंटल नहीं हो गया। तो वही चीज़ है, टॉप से बॉटम की तरफ ये क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ द अपलेचियन माउंटेन यूएसए, अ टेक्टोनिकली स्टेबल ह्यूमिड रीजन है। अब देखो, अभी अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो अपलेचियन माउंटेन जो यूएसए के हैं वो इस तरीके से अभी तो टेक्टोनिकली क्या है, स्टेबल है और ह्यूमिड रीजन है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या है, स्लोप जो है डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की टेक्टोनिक स्टेबिलिटी आ गई ना। तो आप लोगों का अपलिफ्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, आप लोगों का इरोजन ज़्यादा होगा, तो तब क्या होगा, आपकी क्या होगी, डाउन वेस्टिंग ज़्यादा होगी। दैट मीन्स आप लोगों का जो स्लोप है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ। कोर आइडिया अगर इसमें लेंगे तो क्या लेंगे, स्लोप इवोल्यूशन क्या है, वो टाइम डिपेंडेंट है। पहली बात डेविस ने ही बोला ना, डेविस तो हमेशा टाइम डिपेंडेंट बोलता है, तो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे उसमें पहली स्टेज आएगी यूथ, फिर मैच्योर, फिर ओल्ड स्टेज। और स्लोप एंगल जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा प्रोग्रेसिवली विद द एज। अब देखो स्लोप एंगल कैसे रिड्यूस होता है, सबसे पहले जब नया था तो मेरा स्लोप था ऐसा था, है कि नहीं, तो मेरा स्लोप एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये और ज़्यादा मेरा और हुआ, इरोजन हुआ, तो मेरा स्लोप इस तरीके से बन गया, तो मेरा स्लोप एंगल और रिड्यूस हुआ। ऐसे ऐसे समय के साथ साथ ये और ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो बस वही चीज़ आ गई। तो आप लोगों को क्या बनेगा, आपका पेडिप्लेन बनेगा। तो वही चीज़ है। नाउ वही जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बता रहा हूँ बार बार, यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज। अब इसमें क्या करेंगे अपन, यूथ में आप लोगों को क्या मिलेगा, स्टीप कॉन्वेक्स स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टीप कॉन्वेक्स स्लोप मिलेगा इस तरीके से। एक्टिव वर्टिकल इरोजन होगा रिवर के कारण, क्यों, क्योंकि वर्टिकल इरोजन क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों की वेलोसिटी होगी। नाउ
वैली जो होंगी वो नैरो होंगी और वी शेप्ड होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयन वैली को देख लो, आज के टाइम पे बिल्कुल इस स्टेज से रिसेंबल करती हैं। मिच्योर स्टेज की अगर बात करें, रेक्टिलिनियर स्लोप, मतलब रेक्टिलिनियर मतलब इस तरीके का स्लोप, तो क्या होगा, स्लोप जो होंगे वो स्टीपनेस को रिड्यूस करेगा, बिकम स्ट्रेटर, तो स्ट्रेट होती चली गई। लेटरल इरोजन जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि इस तरीके से धीरे धीरे तो होगा। नाउ एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट जो है स्कार्पमेंट अपने कर्नाटक के, वो उसका एग्जाम्पल ले लो वेस्टर्न घाट के। ओल्ड एज अगर देखो जाए, जेंटल कॉन्वेक्स स्लोप हो जाएगा, तो क्यों कॉन्केव हो जाएगा इस तरीके से। नाउ स्लोप बिकम वेरी जेंटल अप्रोचिंग पेनीप्लेन, पेनीप्लेन की तरफ जाने लगा। एग्जाम्पल, छोटा नागपुर का पठार लो रिलीफ एरिया है कि नहीं, छोटा नागपुर प्लेटू लो रिलीफ एरिया। अब देखो, चाहो तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाया ना तीनों के तीनों स्टेज में, लेकिन ये जाना अच्छा रहेगा डेविस के अंदर। इनिशियल सरफेस कैसा था, देखो ये यूथ सरफेस है, ये बेस लेवल ऑफ इरोजन से तो नीचे जा नहीं सकता ये, तो इसीलिए इसके ऊपर ही रहेगा। धीरे 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 कटना स्टार्ट होगा इस तरीके से, देखो ये डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब जैसे मेच्योर स्टेज में आएगा तो ये जो मेरा वी शेप्ड वैली थी वो क्या आ गई, जेंटल हो जाएगी, तो ये मेरी और जेंटल हो गई, देखो ये वाली हो गई ना, ये देखो ये जा रही है लाइन, तो ये हो गई मेच्योर स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में और ज़्यादा जेंटल हो गई, देखो ये हो गई जेंटल स्टेज, तो ये हो गई इस तरीके से, तो ओल्ड स्टेज आ गई। समझ में आया ना, सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ द स्लोप एवोल्यूशन डेविस के अकॉर्डिंग, है ना। नाउ डायरेक्शन क्या होगी स्लोप की, स्लोप एवोल्यूशन की डायरेक्शन क्या होगी, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मेरी डाउन वेस्टिंग हो रही है तो दैट मीन्स मेरी जो स्लोप एवोल्यूशन होगा, डाउन वेस्टिंग हो रही है तो क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ होगा ना। तो बस वही चीज़ है कि ऑपरेट फ्रॉम द सुमिट डाउनवर्ड्स, मतलब सुमिट से मतलब पीक से लेकर डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो स्लोप डिक्लाइन हो रहा है इसमें, तो ये डायरेक्शन हो गई। तो इसीलिए इसको अपन टॉप टू बॉटम बेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम बेस्टिंग, क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम वेस्टिंग, ठीक है। अब देखो, चाहो अब डायग्राम कंपलसरी है बनाना, तो ये वाला सीक्वेंस तो बना के ही आना। सबसे पहले कॉन्वेक्स होगा, फिर रेक्टिलिनियर में जाएगा, फिर कॉन्केव स्लोप में जाएगा, यूथ मेच्योर ओल्ड में। तो बस कॉन्वेक्स बना दिया, रेक्टिलिनियर बना दिया, कॉन्केव बना दिया, समझ में आया, हो गया। तो बस मैक्सिमम आप लोगों को डेविस के लिए इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो आप लोगों को इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत है ना कुछ है। जब अपन और ज़्यादा देखेंगे तब आगे बढ़ते जाएंगे, जब पेंग वगैरह दिखते जाएंगे तब अपन इसको और ज़्यादा इसमें पॉइंट्स जोड़ते चले जाएंगे। अब क्रिटिसिज्म क्या है, देखो आप लोगों ने देखा कि मैंने जो भी आप लोगों को बताया बड़ा सिंपल लग रहा है ऐसा सुनने में, कि भाई यूथ हुआ, मेच्योर हुआ, ओल्ड हुआ, काम हो गया भाई, स्टेजेस वाइज चल रही है। तो इसने तो सबसे बड़ी बात सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया। इसने ना तो क्लाइमेट को कंसीडर किया, ना नीथोलॉजी को कंसीडर किया, ना टेक्टोनिक्स को कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि डेविस ने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जब इरोजन की जब चल रही थी उसने क्या बोला था कि सबसे पहले अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद हम लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा। तो वही बात तो ये इसमें भी बोल रहा है ना, यही सेम इस पर बोल रहा है कि भाई टेक्टोनिक एक्टिविटी जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोगों की होगी। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म हो गया। सेकेंड इज फील्ड स्टडीज जो हैं, जैसे किंग 1953 में साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने बताया कि पैरेलल रिट्रीट होती है, कोई भी डिक्लाइन नहीं होता है। मतलब ये बोल रहे हैं सिर्फ टॉप से बॉटम की तरफ पूरा डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन किंग ने क्या बोला, जब अपन लोगों ने प्रैक्टिकली देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, पैरेलल रिट्रीट होती है कि इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे की तरफ घिस रहा है, भाई यहाँ से भी तो घिस सकता है, यहाँ से भी तो घिस सकता है। ऑब्वियसली बात है, चारों सब तरीके से होगा तभी तो पैरेलल रिट्रीट होगा, मतलब बैक वेस्टिंग हो सकती है कि नहीं है। तो बस वो वाली बात हो गई। अगला एरिड एरिया, जैसे कि कालाहारी डेजर्ट या फिर राजस्थान की बात करोगी तो स्लोप रिट्रीट जो होगा वो मेंटेन करता है कांस्टेंट एंगल को। जैसे पेडिप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वही एलसी किंग की थ्योरी देखेंगे ना, तो वही ये पेडिप्लेनेशन में ये बोल रहा है कि भाई हमने जब प्रैक्टिकली देखा एरिड एरिया के अंदर कालाहारी डेजर्ट और राजस्थान में, तो हम देख रहे हैं कि जो स्लोप रिट्रीट जो है वो मेंटेन कर रही है कांस्टेंट एंगल को, है कि नहीं। मॉडर्न मेथड जो है इससे हम लोग देखें, जैसे जीआईएस हो गया, स्लोप मॉर्फोमेट्री हो गई, ये से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि स्लोप जो है वो चेंज होते हैं अक्सर साइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, कोई भी यूनी डायरेक्शनल नहीं होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था साइक्लिक क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक क्या होता है। आप समझ में आ गया ये वाली चीज़ है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर जो होगा लंबा हो जाएगा। तो आप जो होमवर्क है वही वाली बात करना, सबसे पहले ट्राई करना फ्लो चार्ट देखना, कुछ डायग्राम्स देख लेना, अगर मैप्स मिल जाए तो अच्छी बात है, मैप्स की तो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होगी, डायग्राम्स देख लेना, एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। वैसे तो मैं 2-3 एग्जाम्पल बता दिए हैं, और भी एग्जाम्पल देख लेना।
और एक आंसर लिखने की कोशिश करो। ये अभी आया नहीं है, अगर आ गया तो आप किस तरीके से लिखोगे। डिस्कस द व्यूज ऑन द स्लोप डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय डेविस। याद रखना, इसको आप ट्राई करो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स में बनाने का। 10 मार्क्स इन द सेंस 2 पेजेस, 15 मार्क्स इन द सेंस 3 पेजेस और 20 मार्क्स मतलब 4 पेजेस। अब हर पेज के अंदर आप लोगों का मिनिमम 1 डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। हर उसके अंदर एक डायग्राम आपका होना चाहिए, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे वो आप लोगों का स्पाइडर डायग्राम हो, चाहे आप लोगों का मेनली मैप ही क्यों ना हो। ट्राई करना कि एक डायग्राम और उस पर हो। हाँ, मैप, अब ये मत सोचना कि मैंने फ्लो चार्ट बना दिया तो इससे मेरे जितने भी पॉइंट्स है वो कम लिखूँ, नहीं, पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वही मॉडल्स ऑफ किस, अब देखेंगे अपन पैंक का, फिर किंग का, फिर वुड का। अगर होगा तो देख हैक्स का भी देख लेंगे अगर ज़रूरत लगी तो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना, अब कई लोग जो होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे वो बोलेंगे अरे इन्हें तो बहुत कम बताया, ना कोई ज़्यादा अंदर डीप नॉलेज हुई। भाई आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया PYQ बेस्ड है, और हम लोगों का मोटो सिर्फ ये है कि सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे, कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं देखने वाले हम लोग, ठीक है। नाउ तो अब लास्ट पे आ गए वीडियो पर। जो लोग लास्ट पे है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट ही इसको सब्सक्राइब करें, नॉन सीरियस स्टूडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।